नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1.1, 1.2 कवर कर दिया है। 1.1 में हमने चीज़ें देखी थी कि केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे पदार्थ हम पढ़ते हैं, पदार्थ के बाद हम तत्व कैसे देखते हैं, कैसे यौगिक को जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर 1.2 में दोस्तों हमने ये देखा था कि टेम्परेचर को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उस पर कुछ हमने दोस्तों न्यूमेरिकल भी लगाए थे। उसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ और आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 1.3। दोस्तों, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1.2 में लास्ट में आपको पढ़ाया था रासायनिक संयोजन के नियम। दोस्तों, वहां पर हमने रासायनिक संयोजन के आपको 5 नियम बताए थे। कौन कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम का नियम और गैलुसैक का नियम। दोस्तों, वहां पर हमने 5 नियम बताए थे, वहां पर केवल आपको नियम बताए थे। आज के लेक्चर में हम इन नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम अपना पहला नियम लिखते हैं जो कि है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए दोस्तों पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपना पहला नियम लिख लिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, इसको हम कैसे समझेंगे? लिखा हुआ है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में। दोस्तों, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस ही पढ़नी होती है या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी होती हैं। तो क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी पदार्थ के बारे में तो आपको पता है, जो पदार्थ होते हैं उनका जो कुल द्रव्यमान होगा, क्या होगा? उनका जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये कैसा रहता है? अपरिवर्तित। क्या परिवर्तित रहता है? कुल द्रव्यमान। अब ये कुल द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा? और ये अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है? यानी जो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो बदलता नहीं है, यह परिवर्तित नहीं होता है। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। या दूसरी डेफिनेशन के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या है? अपरिवर्तित है। इसको एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी हम कह रहे हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है दोस्तों, कोई रासायनिक अगर अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं ए और बी, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये कौन सा उत्पाद बना रहा है? मान लिया सी उत्पाद बना रहा है, या मान लेते हैं सी और डी उत्पाद बना रहा है। हमेशा लोअर क्लासेस में बताया गया था, जो इस साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, और इस साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और ये क्या है? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है या रासायनिक अभिक्रिया है। तो लैंग्वेज क्या कह रही है? लैंग्वेज कह रही है अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान। अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान मतलब जब अभिक्रिया नहीं हुई है तो वहां क्या होगा? केवल अभिकारक ही तो होंगे। अगर अभिकारक होंगे तो इनका कुल द्रव्यमान अगर हमको निकालना हो तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? मान लिया कोई पदार्थ A है, उसका द्रव्यमान क्या है? W1 है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है? W2 है। यानी हम आपसे पूछें कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या करेंगे? W1 और W2 को जोड़ देंगे, तभी तो आप बता पाएंगे सर ये अभिकारक का कुल द्रव्यमान है। यानी कह रहा है अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान मतलब कितना होगा? W1 और W2, ठीक है। अभिक्रिया के बाद, यानी अब हम बात किसकी बात करने वाले हैं? अभिक्रिया के बाद। अब ये अभिकारक ने क्या किया? अभिक्रिया किया या केमिकल रिएक्शन किया। तो अभिक्रिया के बाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इधर का भी हमको कुल द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। यहाँ W1 W2 माना था, यहाँ मान लेते हैं क्या? W3 और W4 मान लेते हैं। मान लिया कोई सी पदार्थ है, उसका द्रव्यमान कितना है? W3 है।
डी पदार्थ है उसका द्रव्यमान कितना है, W4 है, तो इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों, W3 प्लस W4। और सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान बराबर होता है किसके, अभिक्रिया के बाद पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी क्या बराबर होगा सर, W1 और W2 बराबर हो जाएगा किसके, अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दोस्तों ये तो था एक सिंपल लैंग्वेज में हमको समझना कि हम चीजों को कैसे समझेंगे। अब इसको हम सिंपल सी एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे द्रव्यमान आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहां पर हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया। सब लोग पता है कि अगर हम आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, या हम सिंपल सी बात आपसे कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या जल है, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, हम जल की रिएक्शन ले लेते हैं। तो जल की रिएक्शन कैसे होगी, 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ H2O, यही तो बनाएगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं या जल बनाते हैं। अब इसका कुल द्रव्यमान यानी अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है अभिक्रिया के बाद पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखेंगे कि कैसे इसका द्रव्यमान बराबर होगा। तो दोस्तों यहां हम आपसे पूछे हाइड्रोजन कितने लिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितने बता देंगे, 2 2 कितना होता है 4, यानी हाइड्रोजन कितना लिया गया है, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए गए हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। दोस्तों कितने हाइड्रोजन लिए गए हैं, 4 हाइड्रोजन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्यों 4 हाइड्रोजन लिए गए, क्योंकि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 क्या चीज लिया गया है, हाइड्रोजन लिया गया है। दोस्तों यहां पूछे आपसे ऑक्सीजन कितने लिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, ऑक्सीजन, जब यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो आप यहां क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। जब यहां 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी थी तो 4 आया था, और यहां किसकी किससे करेंगे, यहां 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, या यहां पर ऑक्सीजन कितना लिया गया है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स लिए गए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ऑक्सीजन लिख सकते हैं दोस्तों। अब इस तरीके से यहां आते हैं, ये तो हो गया अभिक्रिया के पहले। अब अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, यहां कितने हाइड्रोजन है, तब भी आप वही बताएंगे दोस्तों। हाइड्रोजन के नीचे यहां 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहां कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन के साथ ही यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, यानी यहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा। यहां पर दोनों अलग अलग थे, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, बाद में रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया, वाटर बना दिया। इसका मतलब जो ऑक्सीजन होगा वो यहां क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपसे पूछें यहां कितना ऑक्सीजन लिया गया है। अब दोस्तों यहां ऑक्सीजन के नीचे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, और मैथ के स्टूडेंट हैं, हमने मैथ पढ़ी हुई है, तो हम क्या मान लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, नो डाउट। यहां पर 1 ऑक्सीजन है। अगर यहां पर 1 है तो इस 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने निकल आएंगे, तो आप यही तो कहेंगे सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल निकल आए, 2 ऑक्सीजन निकल आए। तो यहां पर टोटल ऑक्सीजन दोस्तों कितने निकल आए, 2 निकल आए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 इंटू, और दोस्तों सबको पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है या जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल में भी दोस्तों हम लोगों को पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है या 16 होता है। जनरली परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक का 2 गुना हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, वो केसेस कौन से होंगे उनकी हम आगे बात कर लेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। इसी तरीके से यहां पर आएंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। यहां 4 लिखा था, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार या हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। प्लस लिखा था, प्लस लिखा। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, अभी हमको पता चला कितना होता है, 16 होता है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 4 आएगा।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा प्लस 32 आ जाएगा। अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ जो लिए गए हैं उनके जो द्रव्यमान निकले हैं उनको आप क्या कर दीजिए, कुल कर दीजिए। कुल का मतलब उनको जोड़ दीजिए। जब इन दोनों द्रव्यमान को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 + 32 इज इक्वल टू कितना आएगा 36 आएगा। यानी अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना आया 36 आया। अब अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान देखते हैं दोस्तों कितना आएगा। तो यहां पर जब दोस्तों हम लोग देखेंगे 4 और 32 को जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर भी कितना आएगा 36 आएगा। क्या दोस्तों अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर है या नहीं? तो आप कहेंगे सर इधर भी 36 है और इधर भी 36 है, इसका मतलब दोनों तरफ जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 32 हो जाए, यहाँ 31 हो जाए, या यहाँ 34 हो जाए, यहाँ 36 हो जाए। दोनों तरफ जो द्रव्यमान आएगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको समझ में आया होगा। करना क्या है कि अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल कितना द्रव्यमान है वो निकाल लेना है, फिर अभिक्रिया जब हो जाएगी तो पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना होगा वो निकाल लेना है, और द्रव्यमान क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। और जब द्रव्यमान आपस में बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी रिएक्शन और देख लेते हैं और सीखते हैं कि द्रव्यमान आपस में बराबर कैसे होंगे। दोस्तों इस रिएक्शन से सब लोग परिचित होंगे। कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। सो इस रिएक्शन से तो सब लोग परिचित हैं। अब हम आपसे पूछें क्या ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है या नहीं, तो सर आप क्या कहेंगे, हमको निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे अगर बराबर हो गया इसका मतलब ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। सो आइए दोस्तों निकालते हैं इसका कुल द्रव्यमान। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान। यहाँ पर हमको पदार्थ कौन कौन दिए गए हैं, कार्बन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। अब कार्बन दिया गया है, कितने कार्बन दिए गए हैं दोस्तों, एक ही तो कार्बन दिया गया है। आप यहां पर भी 1 मान लीजिए, यहां पर भी 1 मान लीजिए। देखिए लिखना नहीं है, यह सिर्फ मानना है, मानने का खेल है। क्या करना है, यहां 1 मानना है, यहां 1 मानना है। 1 और 1 कितना होगा, 1 × 1 = 1 ही होगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना लिया गया है 1। अब हम आपसे पूछे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, सर यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ अगर हम 1 मान ले तो बिल्कुल मान सकते हैं। अब 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने लिए गए हैं, 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिए गए हैं। यहां की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी कुछ नहीं दिया है, यहां पर भी कुछ नहीं दिया है, तो क्या मान ले, 1 मान ले। और 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया गया है, 1। अब दोस्तों यहां कार्बन और ऑक्सीजन क्या थे, अलग अलग थे, तो दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग लिया। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लिए। इसका मतलब जो ऑक्सीजन होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तभी तो हम कुल निकाल पाएंगे। कुल का मतलब ही होता है दोस्तों जोड़ना। सो यहां पर हम आपसे पूछे ऑक्सीजन कितना लिया गया है, तो आप यही कहेंगे दोस्तों, सर यहां पर 1 मान लेते हैं, तो 2 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर भी कितना लिया गया है, 2 लिया गया है। तो दोस्तों हमने देख लिया। अब हमको पता है कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है और ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 6 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। चलिए दोस्तों कार्बन की जगह रखते हैं कितना, 12। कार्बन की जगह दोस्तों हमने क्या रख दिया, 12 रख दिया, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु भार कितना होता है, 12।
अब इसकी ऑक्सीजन की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑक्सीजन का तो खैर हमको पता है, अभी हमने वाटर वाली रिएक्शन पढ़ी तो वहां पर कितना रखा था 16। 16 क्यों रखा? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। इसी तरीके से यहां भी करेंगे, कार्बन की जगह कितना रखेंगे? 12 और ऑक्सीजन की जगह कितना रखेंगे? 16 रखेंगे। ऑक्सीजन की जगह कितना रख दिया? 16 रख दिया। अब हमको करना क्या होता है? अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान, यानी अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। इनका कुल द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, यानी इन द्रव्यमानों को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 12 एकम 12। अब इसको हमको जोड़ना है किसके साथ? ऑक्सीजन के द्रव्यमान के साथ, तभी तो हम कुल निकाल पाएंगे। 16 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। अब यहां की बात करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा? 12 प्लस 32 आएगा। अब दोस्तों जब इसको ऐड करेंगे तो 2 2 तो 4 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पर 2 2 4 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए इसका कुल द्रव्यमान यानी अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना था? 44 था। और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना आया? 44 आया। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हो गए। और जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तभी हम क्या कहते हैं? दी गई अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। और हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, आपको घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। आप वीडियोस देखेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी पढ़ेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। सो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ, और हमारा अगला नियम क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। आइए दोस्तों देखते हैं ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो दोस्तों हमने लिख लिया है स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है इसके बारे में देखेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों एक यौगिक में, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए? यौगिक होना चाहिए। और यौगिक क्या होता है ये दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1.1 में आपको क्लियर किया है कि यौगिक क्या होते हैं। सो दोस्तों यौगिक क्या होता है ये आप 1.1 से देख सकते हैं। सो एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, यानी कोई यौगिक होगा उसमें जो तत्व होंगे वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने बोला जल का फॉर्मूला क्या होता है या वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे H2O। अब आप क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, वाटर का फॉर्मूला H2O2 है या वाटर का फॉर्मूला O2H है। नहीं, ये क्या है? निश्चित है। यानी क्या बोला गया? एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। निश्चित भारानुपात, अब इसी को समझना है। अंडरलाइन हमने कर दिया क्या? भारानुपात। और भारानुपात को जब संधिविच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा? भार अनुपात। यानी उनके भार का जो अनुपात होता है वो क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। इतना ध्यान रखना है कि जो यौगिक होगा उसमें तत्व जो होंगे वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। और उन तत्वों का जो भार का जो अनुपात होगा वो भी कैसा होगा दोस्तों? निश्चित होगा। जब तत्व निश्चित है तो जाहिर सी बात है भार जो होगा वो भी क्या होगा? निश्चित होगा। अब ये भार का अनुपात निश्चित कैसे होता है, आइए दोस्तों इसको समझते हैं। तो दोस्तों हमने एक सिंपल सी रिएक्शन ले ली है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि भार के जो अनुपात होते हैं, यानी जो तत्व हैं, इनके जब भार के हम अनुपात निकालेंगे वो क्या होंगे? दोनों तरफ क्या होंगे? बराबर होंगे, या हम क्या कह सकते हैं? निश्चित होंगे। वो निश्चित कैसे होंगे इसी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान लिख सकते हैं या पदार्थ का भार लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख लिया हमने? पदार्थ का भार, क्योंकि भार अनुपात की बात कर रहा है। हमको क्या दिखाना है? भार का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। सो दोस्तों हमको पता है कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, सबको पता है। सर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ कार्बन कितना लिया गया है? एक ही तो कार्बन लिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 into कार्बन। यहां ऑक्सीजन कितना लिया गया है?
2 ऑक्सीजन लिया गया है। और कैसे लिया गया है दोस्तों, आप वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं कि यहाँ मान लिया 1 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना लिया गया है 2 ऑक्सीजन। यहाँ बात करेंगे दोस्तों तो 1 कार्बन लिया गया है और 2 ऑक्सीजन लिया गया है। और हमको देखना दोस्तों क्या है, जो तत्व हैं इनके भार में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। यानी अब हमको अनुपात की बात करनी है। जब हम द्रव्यमान संरक्षण की बात कर रहे थे तो इनके भारों को हम क्या कर रहे थे, या इनके द्रव्यमान को हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब हमको किसकी बात करनी है, अनुपात की बात करनी है। और अनुपात के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है अनुपात का साइन लगाते हैं। तो जब इनमें हमको अनुपात देखना है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, अनुपात लगा दिया। यहां पर भी दोस्तों हमने क्या लगा दिया, अनुपात लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें हमको यह बताना है कि जो तत्व होते हैं उनके जो भार होते हैं या तत्व के जो भार के अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सो दोस्तों देखते हैं अनुपात कैसे निश्चित होंगे। यहां पर कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, नो डाउट। यहां ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, हमें पता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 का 2 गुना, यानी 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यहां पर कार्बन की बात करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहां पर जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब दोस्तों देखेंगे कि अनुपात निश्चित कैसे होगा। अब इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 16 की 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। यहां पर भी जब 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 32 आएगा या 32 आएगा। अब दोस्तों देखिए दोनों तरफ अनुपात क्या है, बराबर है। और दोनों तरफ क्या अनुपात निश्चित है, यस सर बिल्कुल निश्चित है। हमको पता है कार्बन कितना होना चाहिए, 1, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सो दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए, इसको 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, इसको काटेंगे कितना जाएगा, 16 बार जाएगा। इसको फिर काटेंगे 2 3 6, इसको फिर काटेंगे 2 8 16, यानी इसका नॉर्मल अनुपात देखा जाए तो कितना आया, 3:8 आया। इसी तरीके से इसको भी काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 16 32, यानी 16 दूना 32, 2 3 6 और 2 8 16, इसका भी अनुपात कितना आया, 3:8। तो दोस्तों हमने देखा कि इसका जो अनुपात आया 3:8, इसका भी अनुपात कितना आया, 3:8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है या निश्चित है। मतलब कार्बन का भारानुपात कितना होगा, 3 होगा, ऑक्सीजन का भारानुपात कितना होगा, 8 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का भारानुपात कितना होना है, 3 होना है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से आपको भारानुपात आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, वाटर वाला। आप कोई सा भी एग्जांपल लेंगे हमेशा भारानुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हमने क्या लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स आउट क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ H2 या वाटर। अब दोस्तों यहां पर भी भारानुपात की बात करेंगे। अब तो दोस्तों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 बार हाइड्रोजन लिख लिया। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन लिख लिया। यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 4 बार हाइड्रोजन लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है, 2 बार ऑक्सीजन आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ 1 मान लिया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमको पढ़ना क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। अगर द्रव्यमान संरक्षण पढ़ना होता तो हम क्या करते हैं, इनमें जोड़ देते हैं इनको। अगर हमको अनुपात पढ़ना है तो इनके बीच में हमको क्या लगा देना है, अनुपात लगा देना है। वही हमको दोस्तों देखना है क्या यह अनुपात निश्चित होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों, सर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, कई बार मैंने बताया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का हमने कितना लिख दिया, 16 लिख दिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का कितना आएगा, 1 आएगा। ऑक्सीजन का कितना आएगा दोस्तों, ऑक्सीजन का आएगा 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4 रेशियो या 4:32। यहां पर भी कितना आएगा, 4:32 या 4 रेशियो 32। अब दोस्तों क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32,
यहाँ पर भी क्या आएगा 4 एकम 4, 4 अठे 32, या इसका अनुपात देखें दोस्तों तो क्या आएगा 1:8, और यहाँ पर भी क्या आया 1:8 आया। यानी वाटर में हाइड्रोजन का जो भारानुपात होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का भारानुपात कितना होता है 8 होता है। यानी इनके भारानुपात आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, और ये क्या है एक निश्चित क्रम है, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। जब भी आप भारानुपात में निकालेंगे तो हाइड्रोजन का भारानुपात हमेशा 1 निकलेगा और ऑक्सीजन का भारानुपात हमेशा 8 निकलेगा। किस कंडीशन में, जब आप वाटर की बात करेंगे। वो वाटर चाहे समुद्र का आप वाटर लीजिए, कहीं से भी कुछ भी ले लीजिए, वाटर कैसे भी आप लेके आइए, वहां पर हाइड्रोजन का भारानुपात 1 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा। सो दोस्तों एक छोटी सी इसमें लैंग्वेज और है कि हाइड्रोजन जल में हमेशा जो हाइड्रोजन होती है वो 11.1% होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो 88.9% होती है। सो दोस्तों ये कोटेशन थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसमें हम एक इंपॉर्टेंट नोट बनवाने वाले हैं। जितने भी हम नोट बनवाएंगे आपके लिए वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए दोस्तों लिखते हैं एक छोटा सा नोट और देखते हैं उस नोट में हमारे लिए क्या है। सो नोट के लिए नोट निकाल के उस पर कुछ नहीं लिखेंगे बल्कि बोर्ड पर एक नोट बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने नोट बना लिया है, नोट में क्या है, सभी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं और जितने भी अकार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन की बात करेंगे, वहां पर ऑक्सीजन वगैरह की बात करेंगे, यानी वो सारे के सारे, और जितने भी अकार्बनिक यौगिक हैं यानी जितने भी पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट और आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं और जितने भी अकार्बनिक यौगिक हैं, सभी के सभी क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दोस्तों बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या चीज है, संक्रमण धातुएं क्या होती हैं। दोस्तों ये भी पीरियोडिक टेबल में होती हैं। जब हम आगे के लेसन पढ़ेंगे तो हम आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, पीरियोडिक टेबल आप आधे मिनट के अंदर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बना देंगे। कब बनाएंगे, जब आप हमारे लेक्चर्स को आप देखते रहेंगे और चीजें सीखते रहेंगे। तो दोस्तों ये हम आगे देखेंगे कि संक्रमण धातुएं क्या होती हैं। अभी इतना ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। और जितने कुछ संक्रमण धातुएं के कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ, और हमारा अगला नियम क्या होगा। तो दोस्तों सबके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगला नियम जो हमारा होगा वो होगा गुणित अनुपात का नियम। आइए दोस्तों देखते हैं गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है, जब दो तत्व, यानी कितने तत्व होने चाहिए, 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं जो परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। सिंपल क्या समझेंगे कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, हो सकता है 2 यौगिक बनाएं या हो सकता है 2 से अधिक यौगिक बनाएं। आप कितने भी यौगिक बना सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कई चीजें बना सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है, कार्बोनेट बना सकती है, या कार्बन ट्राइऑक्साइड बोल सकते हैं। इस तरीके से कई चीजें बना सकती है। क्या क्या ऐड किया, कार्बन और ऑक्सीजन को ही ऐड किया था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर और भी कुछ बनाते हैं, हाँ सर, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। यानी जब तत्व कितने हो, 2 हो और 2 से अधिक यौगिक बन रहे हो, तो क्या होगा
किसी तत्व का अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, यानी एक तत्व का जो अलग अलग जो भार होगा वो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, जो परस्पर क्या होते हैं, लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे ये लघु पूर्णांकों के अनुपात में होगा, या ये कैसे चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों एग्जांपल हमने ले लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। दोस्तों नो डाउट हमें पता है। अब यहां पर हम यही एक एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कितना लिया, एक ऑक्सीजन लिया, ये क्या बनाएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब दोस्तों देखिए तत्व दो ही हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इसको मोनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मान लेते हैं कितना है, 1 है। अब 1 ऑक्सीजन है तो 1 को आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोला गया, क्योंकि सर 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन। 1 को क्या बोलते हैं, मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 2 तत्व हैं, कितने यौगिक बनाए, 2 मान लेते हैं, 2 यौगिक बनाए, और भी यौगिक बनाएंगे तो उतना ज्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। मान लेते हैं कितने यौगिक बना लिए, 2 यौगिक बना लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तत्व का भार निश्चित होगा और किसके भार अलग अलग होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कार्बन कितना लिया गया है, यहाँ पर 1 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ कितना लिया गया है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 कार्बन लिया गया है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां की बात करेंगे तो 1 कार्बन यहां पर लिया गया है और 1 ऑक्सीजन यहां पर लिया गया है। यहां पर भी 1 कार्बन लिया गया है और 1 ऑक्सीजन लिया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि कितने कार्बन लिए गए, कितने ऑक्सीजन लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन का परमाणु भार हमको पता है कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। इसकी बात करेंगे, यहां कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, 12 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यहां कितना आएगा, 12, यहां कितना आएगा, 32 आएगा। यहां कितना आएगा, 12 आएगा। यहां कितना आएगा, 32 आएगा, नो डाउट। ठीक है दोस्तों, यहां कितना आएगा, 1 इंटू कार्बन का कितना होता है, 12, यहां पर 1 इंटू 16, यहां पर 1 इंटू 12, यहां पर 1 इंटू 16 या 16, कुछ भी। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 12 आएगा और यहां पर कितना आएगा, 16 आएगा। अब दोस्तों देखिए जरा क्या कॉमन है इसमें। दोस्तों आप दोनों रिएक्शन में एक चीज देख रहे होंगे कि कार्बन का परमाणु भार तो क्या है, निश्चित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार और किसके भार अलग अलग हैं दोस्तों। यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 32 है और यहां पर कितना है, 16 है। यानी इसके परमाणु भार क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। आप कहेंगे यस सर अलग अलग हैं। एक तत्व का परमाणु भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है, जो परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। और ये लघु पूर्णांक क्या होता है, लघु का मतलब होता है छोटा और पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3। ये हमने पढ़ा है, पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, सो कार्बन तो 12 ही रहेगा। यहां पर कार्बन का तो परमाणु भार चेंज नहीं हुआ, चेंज किसका हुआ, ऑक्सीजन का चेंज हुआ। अब ऑक्सीजन का कितना चेंज हुआ, ऊपर था सर 32, कहां देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ऊपर था 32। ठीक है, और नीचे का कितना है, 16 है। अब इसको अगर अनुपात में निकालेंगे तो क्या जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूना 32, यानी 2:1। अगर इसका अनुपात देखेंगे तो ये क्या आ गया, सरल अनुपात में आ गया कि नहीं आ गया, या लघु पूर्णांकों के अनुपात में आ गया। लघु का मतलब छोटा, यानी छोटे से छोटे नंबर में हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया।
यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना रहेगा, परमाणु भार का रेशियो 2 रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 1 रहेगा। नो डाउट। उम्मीद है दोस्तों आपको गुणित अनुपात का नियम समझ में आया होगा। ध्यान क्या रखना है कि एक तत्व का परमाणु भार तो निश्चित रहेगा, दूसरे का चेंज होगा, यानी 2 रिएक्शन होंगी तो दूसरे का परमाणु भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जो बदलेगा तो वो छोटे से छोटे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी ये अभिक्रिया क्या है, गुणित अनुपात के नियम का पालन करती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आप वाटर की देख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की देख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का आप निकाल सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना चौथा नियम। चौथा नियम हमारा दोस्तों क्या था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये नियम क्या कहता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम देखते हैं। सो दोस्तों जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, जिस भारानुपात में 2 तत्व, यानी कोई 2 तत्व होंगे उनका भारानुपात होगा, जिस भारानुपात में 2 तत्व अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग होंगे, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं। यानी कोई 2 तत्व हैं जिनके भारानुपात आपको पता है, अब इनके भारानुपात आपस में क्या है, अलग अलग हैं। अगर ये किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो उसी भारानुपात में वे दोनों परस्पर संयोग करते हैं। यानी जिस भारानुपात में ये तीसरे से संयोग करेंगे, उसी भारानुपात में वो दोनों आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे। संयोग का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। अब इसको बाय एग्जांपल हम कैसे समझेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से बनने वाले क्या, ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहा है, तीसरा क्या बना रहा है, ऑक्साइड बनाएंगे। यानी कोई तीसरा तत्व बना रहे हैं, वो तीसरा तत्व में कैसे हम चीजों को समझेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। सो हमने यहां पर क्या लिया, यौगिक लिया, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार के अनुपात लेंगे और यहां पर उन अनुपात को हम सरल अनुपात में बदलेंगे। दोस्तों यहां पर हम क्या लिखेंगे, यौगिक लिखेंगे, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों को हम यहां लिखेंगे। कौन कौन से यौगिक बनते हैं, कुछ यौगिक की बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात होगा, उन अनुपात को हम सरल अनुपात में बदलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सो पहला यौगिक हम लिख लेते हैं NO। NO क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। दूसरा यौगिक एक हम लिख ले रहे हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तीसरा यौगिक एक और लिख ले रहे हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो दोस्तों हमने कुछ यौगिक लिख लिए यहाँ पर। अब इन यौगिकों के भार के अनुपात क्या होंगे, इनको हमको निकालना है। क्योंकि दोस्तों हम लोग कई बार भार के अनुपात निकाल चुके हैं, तो हमें निकालने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बस हमको भार का, परमाणु भार पता होना चाहिए। सो नाइट्रोजन का दोस्तों परमाणु भार होता है 14। कितना होता है, 14 या 14। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, और 7 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी यहाँ नाइट्रोजन कितना है, आप कहेंगे 1। तो नाइट्रोजन कितना है, 1। अब नाइट्रोजन यहाँ लिखेंगे और नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना आएगा, 14 ही तो आएगा। अब अनुपात लगा लिया। ऑक्सीजन, देखिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही ज्यादा इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ कितना लिया गया है, आप कहेंगे सर एक ही ऑक्सीजन लिया गया है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। कितना होता है, 16। यानी 1 × 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना लिया गया है, 1, यानी 1 × 14 अनुपात लगाया। ऑक्सीजन कितना लिया गया है, 2 ऑक्सीजन लिए गए हैं, यानी 2 × 16। यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन कितना लिया गया है, 2 टाइम्स, यानी 2 × 14 अनुपात। ऑक्सीजन कितने दोस्तों यहाँ पर लिए गए हैं, 3 ऑक्सीजन लिए गए। तो हमने 3 ऑक्सीजन लिख लिया, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से ये क्या निकल के आएगा, 14:16, यही तो आएगा।
इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। अब दोस्तों इसको देखते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 14 दूना 28 आएगा और 16 32, 16 तिया 48 आएगा। अब दोस्तों हमने इसको क्या कर दिया, अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सरल अनुपात में हमको बदलना है। अब दोस्तों चेंज क्या हो रहा है, देखिए नाइट्रोजन है हमने ले लिया, नो डाउट। अब क्या होगा, नाइट्रोजन है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है और यहाँ क्या है, 28 है। अब या तो इस 14 को आप 28 बना दो या 28 को आप क्या कर दो, 14 बना दीजिए। बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन वो कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, इसको 2 से अगर 14 बनाना है तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर 28 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। यानी अगर हमको इसको 28 बनाना है तो 14 दूना 28 होता है, तो हम क्या करें दोस्तों, इसको हम 14 ही बना देते हैं। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, हमको एक ही बार काम करना पड़ेगा। यानी इसको अगर हम 28 वाले को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 48 को भी जब 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी इसका सरल अनुपात तो 14 और 16 तो उतना ही रहा, नो कंफ्यूजन, क्योंकि हमको इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना था। ये भी कितना रहा, 14 और 32 रहा। चेंज हमको कहाँ करना है, यहाँ है 28, यहाँ है 48। हमको बनाना क्या है, नाइट्रोजन को 14 बनाना है, तो हमने बनाया, 2 से भाग करा तो यहाँ कितना आएगा, 14:24। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का तो रेशियो क्या है, फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, बदल रहा है। यानी ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो रहा है, बदल रहा है। और यही हमको देखना होता है, यही है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। उम्मीद करते हैं दोस्तों व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।